एक्चुअली इसका एग्जाम पैटर्न है वो डिफरेंट है एसएससी से। हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पैटर्न है जी। पहले आप प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं उनको फॉलो करें। सर जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि हम लोग फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ नहीं मना पाते। बेसिकली स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे सरल भाषा में क्या होता है प्रोबेशन पीरियड? प्रोबेशन पीरियड होता है, एक तो 1 साल की आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है जी। जिसमें आपको वही रनिंग एंड जो आपका सीआरपीसी आईपीसी उनकी ट्रेनिंग मिलती है, आपको पढ़ाए जाते हैं। और जब आप फील्ड में आ जाते हैं, लाइक आप थाने में पोस्टेड हैं, तब आपको थाने की जो दिनचर्या है, क्या काम किए जाते हैं, वो चीजें सिखाई जाती हैं पूरे 1 साल। उसको अंडर ट्रेनिंग कहा जाता है। और फाइनली मार्क्स कितने थे आपके कट ऑफ? मार्क्स तो सर एक्चुअली मेरा हिंदी सेक्शन और जीके इतना अच्छा नहीं गया था, हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। और जब बुलाया जाए तब आप जाएंगी तो सीनियर्स का भी थोड़ा अच्छा बिहेवियर रहता है कि हाँ ऑन डिमांड भी कभी भी आ जाते हैं। मेरे फादर मुझे एक बात कहते थे कि जीवन में सबसे आसान काम है पढ़ना, जब नौकरी लग जाओगे तो आपको और ज्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो क्या ये बात सच है कि ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ इनके पास एक ही काम है, पढ़ना? तो आप बताइए, पढ़ना इजी लग रहा है या जॉब करना इजी लग रहा है? पढ़ना सच में इजी है। अगर आपका टारगेट है किसी चीज़ का तो प्लीज़ उसमें लग जाइए, और जो भी आपके टारगेट को फुलफिल करते हैं एम छोटे छोटे, आप वो बनाइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। वंदे मातरम, जय हिंद। यूपीएसआई एक ऐसी भर्ती जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 4243 भर्तियों का नोटिफिकेशन हो चुका है और आज हम हैं कानपुर के अंदर फजलगंज थाने में तैनात एक सफल कैंडिडेट यूपीएसआई में जो कार्यरत हैं। नाम है अल्पेश सिंह। और कैसे इन्होंने तैयारी की, ये एक मोटिवेशन है, गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि कैसे आप एक गांव देहात से, समाज से निकलकर आप भी अपनी मेहनत के दम पर यूपीएसआई के पद पर तैनात हो सकते हैं। तो अल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने अपने कीमती समय देकर यहाँ पर बच्चों का मार्गदर्शन करने का फैसला लिया। ड्यूटी मुझे लगता है कि यहाँ यूपीएसआई की बहुत टफ है, क्या समय मिल पाता है आपको? एक्चुअली सर यूपीएसआई की जो आप देखें एक जॉब प्रोफाइल, वो इजी तो नहीं है। जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो पहले 12 आवर्स रहा करते थे, लेकिन अब तो 24 आवर्स का है। 24 घंटे का? जी जी। लाइक अगर आपकी डे में ड्यूटी है 8 AM to 8 PM, नाइट में है देन ऑल्सो 8 PM to 8 AM। तो क्या फीमेल कैंडिडेट्स में कोई रिलैक्सेशन है या बराबर की ड्यूटी? बस थोड़ा सा 10% आप मान सकते हैं रिलैक्सेशन है, कि बहुत ज्यादा ऑड आवर्स में नहीं बुलाते, इन केस ऑफ इमरजेंसी में ही बुलाते हैं। बाकी बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है। अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट जॉब इतनी चैलेंजिंग है और एक्साइटिंग भी है। अगर थोड़ा आपका नेचर ऐसा है कि आप थोड़े, आपको अच्छा लगता है एडवेंचर करना, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनको हैंडल करना आपको अच्छा लगता है, जो इश्यूज आते हैं नए नए उनको रिजॉल्व करना आपको अच्छा लगता है, तो आप कभी भी इस जॉब प्रोफाइल से बोर नहीं होंगे जी। तो जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मुझे हर दिन कुछ अलग चाहिए, कुछ चेंज चाहिए लाइफ में, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और जो पीसफुल लाइफ देख रहे हैं तो वो थोड़ा अवॉइड करें, वो कहीं और अपनी जॉब प्रोफाइल सर्च करें। आप बेसिकली कहाँ से रहने वाले हैं? मैं सर मथुरा से बिलोंग करती हूँ। मथुरा से बिलोंग। कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की थी आपने? सर एक्चुअली मैंने पहले प्राइवेट जॉब की, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक बार गवर्नमेंट की तैयारी करेंगी आपने प्राइवेट जॉब? अप्रॉक्स 4 ईयर। 4 ईयर। तो 12th में सब्जेक्ट्स क्या थे आपके पास? पीसीएम। उसके बाद आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया जी, फिजिक्स कंप्यूटर और केमिस्ट्री से, पीसीएम था वो भी। और फिर मैंने एमएससी भी की है फिजिक्स से। देन आई आल्सो डन बीएड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, बीएड भी? जी। ये इसके साथ साथ मुझे रियलाइज हुआ, एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एग्जाम्स, बट क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही थी तो आई शिफ्ट टू एसएससी एग्जाम। वहाँ मैंने राकेश यादव सर की बुक्स का काफी रेफरेंस लिया। उनकी एक अर्थमेटिक की एडवांस की बुक था जो काफी अच्छी हैं। इवन उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी के थे वो भी काफी अच्छे थे, तो मैंने उनसे रेफरेंस लिया। वो काफी अच्छी बुक है, मुझे बहुत हेल्प की मैथ्स सेक्शन में। एसएससी का थोड़ा शेड्यूल अच्छा नहीं था, एग्जाम्स बाहर, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो ये अपॉर्चुनिटी 2021 में मुझे यूपीएसआई की मिली, मैंने ये ग्रैब की। क्या एज थी उस समय आपकी? एज एक्चुअली राइट नाउ आई एम 29, तो अगर आप 2 साल पहले देखें तो 27।
अच्छा, उस समय आपको लगा कि गवर्नमेंट जॉब की मुझे तैयारी करनी हाँ, एक्चुअली आई शिफ्टेड फ्रॉम प्राइवेट जॉब टू गवर्नमेंट प्रिपरेशन। तो कोई एसएससी का भी एग्जाम दिया था आपने? जी, मैंने दिया था। मैं मेंस भी दिया है, मेंस दिया है, बट टर्न आउट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स थोड़ा वीक था मेरा, टाइमिंग नहीं थी ठीक। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी वो टाइमिंग नहीं पहुंच पा रही थी। इंग्लिश वाज वेरी वीक। तो जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने प्राइवेट जॉब भी की है, पीसीएम आपके पास था, जी। और यहाँ हिंदी का भी रोल है, तो हिंदी को आपने कैसे प्रिपेयर किया? आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हिंदी सेक्शंस में। मुझे नाम तो नहीं याद है अभी, बट मैंने रेफरेंस लिए हैं। बट बुक को मैंने ज्यादा फॉलो किया। बुक को आपने ज्यादा फॉलो किया। तो कितना समय मैं मान के चलूं कि आपको इस तैयारी में डेडिकेटली आपने दिया? 6 महीने लगे या 1 साल लगा, जिससे आपको लगा कि मुझे फाइनली इस तैयारी के अंदर मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई? सर एक्चुअली मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरा मैथ्स रीजनिंग सेक्शन अच्छा था। मैथ्स रीजनिंग यूपीएसआई के एग्जाम्स के लेवल से ठीक था। बट हिंदी और जीके में, जीएस जीके में मुझे थोड़ा इशू था। और आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने अलग से गूगल सर्च करके अच्छे से पढ़े थे। क्वालिटी में मैंने इतना ही किया था। और मुझे लगता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 साल काफी है, 1 year इज इनफ। अगर आप मतलब थोड़े आगे मतलब प्रिपेयर कर चुके हैं पहले, तो 6 महीने में आपका हिंदी और जीके सेक्शन हो जाएगा, अगर आपका मैथ्स रीजनिंग ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। तो दोस्तों, आपने तो पहले से भी तैयारी की होगी और अब फाइनली नोटिफिकेशन वैकेंसीज का आ गया है। एक्सपेक्टेड है कि जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो फिलहाल भी आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई ऐसी मोटिवेशनल बात या कोई ऐसी चीज, गाइडेंस जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे, क्या उन्हें ध्यान में रखना चाहिए तैयारी करते समय, खासकर यूपीएसआई के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि एसएससी से थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है यहाँ। जी, एक्चुअली इसका एग्जाम पैटर्न है वो डिफरेंट है एसएससी से। तो आप देखें कि सिलेबस क्या डिमांड करता है, पहले आप सिलेबस को देखें। दूसरा, कुछ हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पैटर्न है जी। पहले आप प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं उनको फॉलो करें। डाई हार्डली आप उन्हीं प्रीवियस पेपर्स को देखें कि किस किस सेक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप वही एक बुक उठाएं और उसी को रेफरेंस लेके, जो भी आपके बेस्ट टीचर हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं, उनकी गाइडेंस में आप बस वही सिलेबस करें, तो आप टाइमली इसको पूरा कर पाएंगे। और फिर आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस पेपर सॉल्व करके टेस्ट लगाएं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस। जितने आप टेस्ट लगा सकते हैं उतना बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में, क्योंकि आप जो एग्जाम फियर होता है और टाइम पे ना सर पाना एग्जाम, वो सबसे बड़ी बात होती है। एक्चुअली मैंने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया था तो मैं 30 मिनट पहले ही एग्जाम करके बैठ गई थी। अच्छा, 30 मिनट पहले एग्जाम हो गया था। और तो फाइनली मार्क्स कितने थे आपके कट ऑफ? मार्क्स तो सर एक्चुअली मेरा हिंदी सेक्शन और जीके इतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे मैथ्स रीजनिंग में फुल मार्क्स थे, बट अप्रोक्स 290 to 295 मेरे क्वेश्चंस मार्क्स बने थे। तो मैं कट ऑफ से थोड़ा ही ऊपर थी, बट आई क्लियर्ड इट। फाइनली आपने बना। यस। तो आपने ये जो एग्जाम की तैयारी की, आपने उस प्राइवेट जॉब को करते हुए की, आपने उसे ड्रॉप किया, फिर आपने तैयारी शुरू की? एक्चुअली जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी जी। लेकिन मुझे कोविड आ गया बीच में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब घर जाना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव में थी मैं जी। तो घर वालों ने भी बोला कि अब घर आ जाओ, तो घर रह के मैंने फिर प्रिपेयर किया। और साथ साथ में फिर मैंने बीएड भी की थी अपनी गवर्नमेंट वहीं। अच्छा, बीएड भी आपने साथ साथ की और प्रिपरेशन भी किया जी। तो कंटिन्यूसली मेरी पढ़ाई, एमएससी, बीएड ये सब चलता रहा, और उसके साथ साथ मैंने यूपीएसआई की भी थी। तो कोई आपने टाइम टेबल तैयार किया था कि मुझे पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ना है? जी, मेरा कॉलेज टाइम रहता था 10 to 4 जी। तो उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता था मैं उसी में, मतलब ये आपने टेस्ट ज्यादा लगाती थी। कॉलेज के बाद जो समय मिलता उसमें किया और टेस्ट ज्यादा लगाते थे? जी, मेरा मेन रहता था कि मुझे 2 दिन में एक टेस्ट अच्छे से लगाना और उन टेस्ट का आप इवैल्यूएशन भी करते थे? जी, एक दिन मैं इवैल्यूएट करती थी पूरा, 2 दिन में मैं एक टेस्ट देती थी, नेक्स्ट डे उसका इवैल्यूएशन करती थी। और वो मैं बहुत जो टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे थे, फिर उसको कैसे कवर अप करते दोबारा से? सर जैसे अगर कवर अप ये था, मैंने 4 बुक अपनी कॉपी बनाई हुई थी हर सेक्शन की। तो जो भी मैं टेस्ट लगाती थी या प्रीवियस पेपर लगाती थी, कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेक्शन का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको बार बार गलत कर रही हूँ, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी साइड में। तो वो मैं रिवाइज करती रहती थी जब भी मैं नेक्स्ट टेस्ट लगाती थी, तो इससे मेरा काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अभी आपका प्रोबेशन पीरियड हो गया या चल रहा है यहाँ? हाँ, अभी कंप्लीट हो गया है, बट 1 महीने की पीएससी ट्रेनिंग रहती है।
PSC अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम फाइनली प्रोबेशन पीरियड से बाहर हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे सरल भाषा में क्या होता है प्रोबेशन पीरियड? प्रोबेशन पीरियड होता है, एक तो 1 साल की आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है जी, जिसमें आपको वही रनिंग एंड जो आपका CRPC IPC उनकी ट्रेनिंग मिलती है, आपको पढ़ाए जाते हैं। और जब आप फील्ड में आ जाते हैं, लाइक आप थाने में पोस्टेड हैं, तब आपको थाने की जो दिनचर्या है, क्या काम किए जाते हैं, वो चीजें सिखाई जाती हैं पूरे 1 साल। उसको अंडर ट्रेनिंग कहा जाता है। अंडर ट्रेन। तो 1 साल की फिजिकल ट्रेनिंग और जब आप थाने में हैं तो वो पीरियड आपका अंडर ट्रेनिंग माना जाता है। तो ये 2 साल का आपका एक तरीके से ट्रेनिंग हो गया। तो ये मानिए कि 2 साल होने के बाद ही कंफर्मेशन आपकी जॉब की मान जी। जाती है। उसके 2 साल के मतलब बाद 1 महीने का PSC ट्रेनिंग होगी, PSC उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अब आप परमानेंट हो चुके हैं। तो एक लंबा सफर होता है, तब मानिएगा कि आप परमानेंट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आप का बेसिकली आपने कहा कि बुक्स का एक बड़ा रोल रहा। बहुत से तो राकेश सर की कोई वीडियो भी आपने रेफरेंस दिया यूट्यूब से? वीडियो, यस सर। जैसे मैं उनकी बुक्स फॉलो करती थी, तो कोई क्वेश्चन अगर मुझे ऐसा लगता था कि समझ नहीं आ रहा, तो उसमें QR कोड भी था। वो बहुत अच्छा ऑप्शन सर ने रखा हुआ था अपने बुक में, तो मैं उससे रेफरेंस लेती थी और सर की वीडियोस भी मैंने काफी देखी। तो क्या यूनिक अप्रोच लगी सर की आपको? लगा सर की अप्रोच इतनी डिफरेंट है और इतनी यूनिक है कि अगर आप उसी को फॉलो करें ना, तो मुझे भी लगता बेसिक से अगर कोई कैंडिडेट स्टार्ट जी, बेसिक से अगर आपके थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं, तो सर की जो ट्रिक्स हैं उसको टाइमली पूरा करने की जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है एग्जाम में, आप पूरा जो हमें सिखाया जाता है 6 to 10 क्लास में कि इस तरीके से आप पूरा ट्रेडिशनल फॉलो करो, उससे आप पेपर नहीं निकाल सकते। राकेश यादव सर ने जो अपनी ट्रिक्स बेसिक के साथ जो पढ़ाई हैं, उससे काफी हेल्प मिलती है टाइम कम करने में एग्जाम। तो ये मेन था सर की बुक। टाइम को कैलकुलेट करना, और जैसे इन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले इन्होंने एग्जाम कवर कर लिया था। आप बच्चों को ये रहता है कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपने एग्जाम में कैसे किया? हमारे बच्चों की शिकायतें होती है कि सर हम पेपर घर पे बहुत अच्छा करते हैं, मॉक में भी नंबर लाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें एंजाइटी हो जाती है और हमारा पेपर छूट जाता है। उसको आपने कैसे कवर अप किया कि एग्जाम में आप कामनेस से बैठे हैं? एंजाइटी सा होती है, बट अगर आप टेस्ट इतने लगा लोगे ना प्रिपरेशन में, तो फिर नहीं होगी, क्योंकि आप वही टाइम फ्रेम में एक रूम में, मैं अपने मेरा जो रूम था उसको बंद कर लेती थी। जो भी टाइम होता था एग्जाम का, उतने टाइम में मैं लैपटॉप था मेरे पास, तो मैं लैपटॉप पे टाइम सेट कर लेती थी। इतने टाइम में मुझे ये एग्जाम की तरह ये देना है, तो प्लेन पेपर पे ही मैं रिजॉल्व करती थी सारे क्वेश्चंस। तो मेरे दिमाग में पूरा फोकस रहता था कि ये एग्जाम सेंटर है, मैं एग्जाम में बैठी हूँ और ये कुछ टाइम है मेरे पास जिसमें मुझे ये पेपर सॉल्व करना है। तो अगर आप 2 दिन में या वीकली आप जितना भी टाइम दे पाए टेस्ट देने में, अगर आप वो करेंगे तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है कि हाँ यू आर इन द एग्जाम सेंटर एंड यू आर गिविंग द मेन एग्जाम। यही रियलाइज करना है कि आप वास्तव में एग्जाम में ही बैठते हैं। जी हाँ, एग्जाम सेंटर में एग्जाम। जी बिल्कुल। और उससे आपका मतलब बेनिफिट एक ये भी मिलता है कि जैसे ही आप क्वेश्चंस को इवेलुएट करते हो जी, तो आप दिन में हो सकता है किसी सब्जेक्ट को ना छुपाओ प्रिपरेशन में, बट आप एक टेस्ट देते हो तो आप सारे जो सेक्शंस हैं, सारे जो सब्जेक्ट हैं, उनको टच कर पाओगे। जो आपके टॉपिक्स हैं, काफी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं एक उस टेस्ट में। तो कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है कि इसको मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है, तो आपका रिवाइज हो जाएगा टेस्ट में। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट। लाइब्रेरी गए आप कभी या घर पे ही पढ़े? नहीं सर, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी। अच्छा, घर पे आप कई चीज था लाइब्रेरी का। जी जी। अल्पी 10th और 12th में आप कैसे एवरेज स्टूडेंट रहे, ब्रिलियंट रहे? सर मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी पढ़ाई में, बट हाँ जो डिसीजंस मैं लेती थी वो एक्चुअली टर्न आउट होते थे एग्जाम्स में। लाइक प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, वो मेरा फिक्स रहता था। मैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मैंने इसलिए यूज नहीं किए, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेस इकट्ठे कर लो और आप उन्हें कंप्लीट ना कर पाओ या रिवाइज ना कर पाओ तो उसका कोई वेस्टेज ही नहीं। जी, और मेरे पास टाइम भी कम था, तो मुझे वो रिसोर्सेज बेसिकली मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जो 10th और 12th में 90-95% लाएगा वही जॉब के लिए सूटेबल है। एवरेज बच्चा भी इसके लिए जी बिल्कुल सर। तो अब आप ये बताइए कि सब्जेक्ट वाइज अप्रोच पे हम चलते हैं। जैसे मैथ्स की अप्रोच है, रीजनिंग की है, हिंदी की है या जीएस की है? एक टीचर पे बिलीव करके आप आगे बढ़े या डिफरेंट टीचर से रेफरेंस लेके आपने किया, या आपको लगा कि राकेश सर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, आपने वहीं से रेफरेंस लिया और आगे बढ़े? एक्चुअली सर मैथ्स के लिए मैंने राकेश यादव सर को फॉलो किया जी। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे किसी और को फॉलो करना चाहिए, बट हाँ कुछ टॉपिक्स में मैंने गगन प्रताप सर की वीडियोस देखी थी,
तो सर बेसिकली क्या है मैथ्स का, क्या है कि कुछ बेसिक अर्थमेटिक और एडवांस मैथ डिवीजन है मैथ्स। जी जी जी। अर्थमेटिक पोर्शन में आपको परसेंटेज, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, और आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे CISI। जी जी। ये सारे टॉपिक सारे परसेंटेज पे डिपेंड करता है। अगर आपका परसेंटेज टॉपिक बहुत अच्छा है तो अर्थमेटिक के सेक्शन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टॉपिक आगे आएगा जो आपके लिए डिफिकल्ट हो। तो बेसिक जो स्टार्टिंग में सर ने जो अपनी बुक्स में कराए हैं टॉपिक्स, वो अगर आप अच्छे से तैयार कर लो तो बाकी के अर्थमेटिक सेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और रही एडवांस की बात से, तो एडवांस में हर टॉपिक डिफरेंट है। आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ये अपने आप में डिफरेंट टॉपिक हैं। तो वो आपको जिस टीचर से आपको समझ अच्छे से आ रहे हैं आप उनका रेफरेंस लीजिए। रीजनिंग में आपने कहा कि आपके फुल मार्क्स थे, कैसे तैयारी की, क्या अप्रोच रहा, खासकर जो क्रिटिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट्स, असम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं या कैलकुलेटिव जो है, तो क्या अप्रोच रहे इसमें आपके? रीजनिंग में सर एक्चुअली मैं SSC के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो जो मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपके नंबर सीरीज हो गई, एनालॉगी हो गया, हाँ, तो वो सारे टॉपिक्स तो मेरे SSC की प्रिपरेशन में कंप्लीट थे। और जो आपके असेसमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मुझे नहीं मिले उनके, और वीडियोस भी मैंने देखी, मैंने प्रीवियस पेपर्स का भी काफी रेफरेंस लिया, तो वो बहुत अच्छे से तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, बट वो मेरे एग्जाम में ठीक हो गए। अच्छा, असेसमेंट वाले पूरे मार्क्स रहे आप? जी, तो मेरे पूरे मार्क्स रहे। तो अभी आपके आगे क्या प्लान्स है? क्या आप इसी जॉब में सेटिस्फाइड हैं या आपको कोई और यूपीएससी की तरफ जाना? कर रही हूँ मैं जी, बट PCS के लिए कर रही हूँ, UPSC की तो लिए PCS के लिए आप कर रहे हैं, बट टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो देखते हैं सर कितने टाइम में हो पाता है, बट आई एम प्रिपेयरिंग। तो जॉब आपको चैलेंजिंग लगती है? जी, मोटिवेशनल लगती है? मोटिवेशनल भी है और चैलेंजिंग भी है। और सीनियर्स का बिहेवियर कैसा है? सीनियर्स का बिहेवियर, अगर आपका बिहेवियर उनके लिए अच्छा है जी, तो उनका भी बिहेवियर आपके लिए अच्छा रहेगा। बट जॉब थोड़ी इतनी डिमांडिंग है कि आप जब बुलाया जाए तब आप जाएंगी, तो सीनियर्स का भी थोड़ा अच्छा बिहेवियर रहता है कि हाँ ऑन डिमांड कभी भी आ जाते हैं, तो वो उस हिसाब से फिर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें ठीक हो जाती हैं। होली, दीपावली, दशहरा, ईद फेस्टिवल्स कभी घर वालों के साथ मने हैं या ड्यूटी पे रहे? सर जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि हम लोग फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ नहीं मना पाते। जब हम स्टूडेंट थे तो हम सोचते थे कि जॉब लग जाए बस। घर पे फेस्टिवल मनाते थे, तो जब प्रिपेयर करे थे तब ऐसा लगता था कि कब हमारी जॉब लगेगी और घर वाले खुश हो जाएंगे कि हाँ हमारी जॉब लग गई। लेकिन जॉब लगने के बाद अब ये लगता है कि यार जॉब तो ठीक है, लेकिन घर चले जाएं फेस्टिवल पे, तो वो थोड़ा इशू है सर। मेरे फादर मुझे एक बात कहते थे कि जीवन में सबसे आसान काम है पढ़ना, जब नौकरी लग जाओगे तो आपको और ज्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो क्या ये बात सच है कि ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ इनके पास एक ही काम है, पढ़ना? तो आप बताइए, पढ़ना इजी लग रहा है या जॉब करना इजी लग रहा है? पढ़ना सच में इजी है। पढ़ना सच में इजी है, और एक ही इजी काम है आप लोगों के लिए जिससे आपकी जिंदगी संवर सकती है। तो अगर आप उसे ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, मेहनत करें, तो जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, चाहे वो UPSI के लिए हो, किसी स्टेट एग्जाम के लिए हो, टीचिंग एग्जाम या आपके SSC एग्जाम के लिए, आप भी उसमें सफल हो सकते हैं। कुछ गोल्डन वर्ड्स या लाइन्स आप बच्चों को कहना चाहेंगे अपनी तरफ से जो उन्हें सिलेक्शन में योगदान दे? सारे स्टूडेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपका टारगेट है किसी चीज का तो प्लीज उसमें लग जाइए, और जो भी आपके टारगेट को फुलफिल करते हैं एम छोटे छोटे, आप वो बनाइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये सोचिए कि आपको जॉब चाहिए और आप ले सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रैब कीजिए। जो भी टीचर्स हैं, इतना रेफरेंस है, चूज करिए कि क्या आपके लिए सही है और अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द गाइस। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अगर इन बातों का आभास आपको हो जाए और कहाँ से आपको तैयारी करनी है, और अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो गया है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आप घर बैठे अपने घर के माहौल में, अपने घर के रूम के अंदर तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी आप दे सकते हैं। तो बिल्कुल मैम ने सही कहा कि बहुत सारे रेफरेंसेस आज के समय में है, रिसोर्सेज का कोई अभाव नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो जल्द ही आपका सिलेक्शन होगा, और वो सिलेक्शन आपके घर वालों के जो घर वालों ने आपका सपना संजोया है कि उनका बेटा पढ़े और एक सरकारी नौकरी लगे, और इस वर्दी का जो क्रेज होता है ना गांव देहात में, समाज में, उसका एक अलग ही रुतबा होता है।
आपने क्या फर्क महसूस किया वर्दी पहन के जब आप जाते हैं और जब जॉब में नहीं थे? तो वाकई में आपको लगता है कि इस वर्दी का एक रुतबा है हमारे गांव में, समाज में, देहात में, खासकर गांव के इलाकों में? हाँ सर, मेरे गांव में तो मेरा बहुत नाम हुआ था, क्योंकि गांव में अकेले मेरा ही सिलेक्शन हुआ था जी। और मेरी फैमिली भी बहुत खुश हुई थी, रिलेटिव्स भी बहुत खुश थे कि चलो अब मेहनत तो उसकी रंग लाई और सिलेक्ट हो गई। तो वो तो अच्छा था कि आज भी बच्चे कितने सफर कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, कितनी स्ट्रगल है लाइफ में, कि फाइनली आप सेलेक्ट हो गए जॉब में। तो ये सपना था आपका या बस ऐसे ही आपको लगा कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसमें आ गए? सपना तो एक्चुअली सर मेरा टेक्निकल फील्ड में था जी और मैं प्राइवेट जॉब भी की, जी। बट मेरी मदर का बहुत था कि मेरे पापा आर्मी में हैं, जी जी। तो उनके लिए मैंने ये एग्जाम दिया था। ठीक। तो वो बहुत खुश हुई थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो माता पिता की खुशी सबसे ऊपर है जब आपका सिलेक्शन होता है, और बहुत सारे समाज के ताने माने या समाज के तानों से आप बच जाते हैं जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं, और आपके माता पिता भी गर्व के साथ सीना चौड़ा करके चल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज मैं एक दरोगा का पिता हूँ, एक दरोगा की माता। इसी प्रकार के सेशंस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। अगर इस वीडियो को देखकर 50 बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं तो हमारा यहाँ पर आना सफल हो जाएगा। उन बच्चों को नौकरी मिलने में अगर थोड़ी सी भी मदद इस इंटरव्यू के माध्यम से मिलती है तो ये हमारा एक सफल प्रोग्राम होगा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बिजी शेड्यूल में अपना समय निकाला और आप यहाँ तक पहुंचे। आप इसी तरीके से तरक्की करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।